आप देख रहे हैं वॉर रूम और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कल मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमा से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल होगी और लोगों से कहा गया है कि कल वो काफी सतर्क रहें और उनको इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा। अब ये क्यों अचानक ये मॉक ड्रिल की जरूरत महसूस हुई है? देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। जी देवेंद्र। सौरभ, कल ये मॉक ड्रिल होगी और जैसा कि जिन राज्यों को आपने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी सीमा रेखा मिलती है या फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो, गोलीबारी जैसी चीज़ें, तो जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पे वैसे कंडीशन में सिविलियन को क्या करना है और उस लिहाज से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर बार बार भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उस लिहाज से सतर्कता पूरी तरह से रखनी है और ये निर्देश दिया गया है सभी संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कि इस तरह का मॉक ड्रिल कल कराया जाए। इन सब कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल कराया जा रहा था तो जो तारीख थी मॉक ड्रिल की, उससे एक रात पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और तब ये समझ में आया कि हाँ, उसका रिलेवेंस किस रूप में था, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि अगर एस्केलेशन होगा तो हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस लेवल तक लेके जाना है। एक बार फिर से इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर कहा जा रहा है। इसके अलावा समझा जा सकता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अटकलबाजी या कयासबाजी का कोई मतलब नहीं। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है कि इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और मकसद ये है कि लोगों को सतर्क किया जाए। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो देखिए हुआ था ना ऐसा ही कि जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था भारत में, 2 दिन वो मॉक ड्रिल चलनी थी, लेकिन फर्स्ट डे मॉक ड्रिल का हुआ 6-7 की रात को स्ट्राइक कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आप कोई अनुमान मत लगाइए कि अब दोबारा जो है दोबारा हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो फिर मिसाइल मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर। कोई इसमें कयासबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि एक इम्पॉर्टेंट खबर है और एक ज़रूरत तो महसूस हुई कि भाई लोगों को कम से कम उस मोड में रखा जाए लगातार तैयारी में कि कभी कुछ जरूरत पड़ी तो भाई आप लोग सतर्क रहिएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, जो आपने देखा जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमारे जो टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक करने के बाद रिटेलिएट किया, उसने दर्शाया कि उसको सिविलियन पॉपुलेशन या सिविलियन लोगों के जान माल के नुकसान से कोई परवाह नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला ऑपरेशन करने के पहले भी हमने मॉक ड्रिल ऐलान करी थी और मॉक ड्रिल कई जगह पे करी भी गई और उसके बाद में हमारा स्ट्राइक गया, जो 9 टारगेट हमने इनके तबाह करे। अभी जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने कार्रवाई करी उसको मद्देनजर रखते हुए वो पूरे इलाके जो पाकिस्तानी ड्रोन या उसके मिसाइल्स की जद में आ सकते हैं, वहाँ की आबादी को ये आगाह कराने के लिए है कि अपनी जान माल की रक्षा कैसे करनी है। और जो मॉक ड्रिल्स का सिलसिला है, ये यूनियन वॉर बुक के अंदर दिया गया है कि लड़ाई के माहौल में सिविल डिफेंस का क्या रोल रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 2005 के अंदर स्थापित हुई, उसके बाद से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगातार भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग स्टेट्स में आपदा प्रबंधन के ऊपर और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर मॉक ड्रिल्स करवाती है, मॉक एक्सरसाइज कराती है। ड्रिल होती है एक बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी और एक्सरसाइज होती है एक पूरा गवर्नमेंट का रिस्पांस एक किसी आपदा से निपटने के लिए। तो आज के दिन के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू कर दिया गया है जी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जिम्मेवारी है। उनके नीचे सिविल डिफेंस, होम गार्ड, पुलिस का अदारे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सारे काम करते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान से जो सटी हुई सीमा के इलाके हैं उनमें। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान के आवाम को संदेश दिया था, उसका क्या असर हुआ है, मैं उसका एक और आपको उदाहरण दे रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी पर अपने ही मुल्क में एक नया आरोप लगा। आरोप है कि मुनीर एंड कंपनी, मतलब पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। मुहाजिर कौन होते हैं? मुहाजिर वो होते हैं जो बंटवारे के वक्त भारत से पाकिस्तान में चले गए और वहां पर बस गए थे। उनको वहां के लोग ही मुजाहिर कहते हैं। मतलब उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी से ज्यादा मुहाजिर की रह गई है कि ये तो वहां से भारत से आए थे ना। अब पाकिस्तान की एक पार्टी है मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, MQM, ये कई बार बैन भी हो चुकी है, कभी इलेक्शन भी लड़ती है। अब इसके नेता ने, अल्ताफ हुसैन, बड़े कैरेक्टर हैं, बहुत बड़े, इंग्लैंड में रहते हैं,
इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के निशाने पर 7 करोड़ मुजाहिद हैं और इन्होंने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान के मुहाजिरों को नरेंद्र मोदी से ही आखिरी उम्मीद बची है। जैसे भारत जो है बलोचों के अधिकारों की बात करता है, ऐसे पाकिस्तान के 7 करोड़ मुहाजिरों की बात भी भारत करे, भारत के प्रधानमंत्री करें। ये तबसरा हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान की जंग का। अब 23 मई को पाकिस्तान की फौज ने 7 करोड़ मुहाजिरों के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया है कि मुहाजिर हिंदुस्तान से आने वाले पाकिस्तान की फौज की नजर में इंडियन थे और इंडियन ही है। नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, आई रिक्वेस्ट यू to take notice of this action of Pakistan government, Pakistani government, on behalf of Pakistan Armed Forces against Muhajirs who migrated to Pakistan after the partition of British India in 1947। नहीं ये कहते हैं कि इनको सांस नहीं आई, ये ऐसे ही बोलते हैं। कभी रोने भी लगते हैं, कभी गाना गाने लगते हैं, कभी डांस करने लगते हैं, लेकिन इनका एक मजबूत होल्ड है। एमक्यूएम खास तौर पर कराची में, सिंध में जो है, इसकी काफी पकड़ है लोगों में, आम लोगों में। इलेक्शन भी लड़ते हैं वहां पर, इनके एमएनए भी होते हैं, मतलब पार्लियामेंट में भी ये लोग जाते हैं। अब अल्ताफ हुसैन क्या कह रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई हमें आज तक पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना। वो हमें आज भी शक की निगाह से देखते हैं, हमें आज भी इंडियन समझते हैं, क्योंकि हम इंडिया से आए थे और हम इंडिया से पाकिस्तान में आगे बस गए, तब भी इनको हमारी लॉयल्टी पर शक है। तो अभी तो सबक है उन लोगों के लिए जो यहाँ से गए थे पाकिस्तान के लालच में कि इस्लामी मुल्क बन गया है तो वहाँ बड़े बढ़िया से रहेंगे। अब देख लें वो कहाँ है और इंडिया कहाँ है। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि मुहाजिरों की बात भारत करे। मुहाजिर की बात होगी तो सिंध की बात होगी। सिंध में आज़ादी की एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान से, बहुत बलूचिस्तान के बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वहाँ बहुत लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, वो सिंधु देश बनाना चाहते हैं। आप आबादी की बात कीजिए तो अलग अलग एस्टिमेट हैं, जैसे इन्होंने 7 करोड़ कहा है, कोई कहते हैं कि 10-12% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, उससे तो ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर वाकई ये लोग पाकिस्तान से डिसइल्यूजन हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, तो अंदर से ऐसा लावा फूटेगा, फिर वो किसी के काबू आएगा नहीं। जनरल साहब सौरभ जी, ये अपनी एक किताब रिलीज कर रहे थे लंदन में, बलूचिस्तान हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और 35वां खान कलात who had migrated to UK in 2006, he was also present in the book release। उसमें इन्होंने ये गुहार लगाई कि भारत हमारी मदद करे, भारत मुहाजिरों को, पश्तूनों को, बलूचियों को, सिंधियों को मदद करे, क्योंकि खान कलात ने ये कहा कि अगर मुहाजिर और बलूची मिल जाए तो 64% जो देश है पाकिस्तान वो इनका है। तो खान कलात का ये कहना था, जो अपने अल्ताफ जैसे आपने ठीक कहा सौरभ जी, एट वन टाइम 26 सीटें होती थी असेंबली में एमक्यूएम की, अब धीरे धीरे करके कम हुई। तो ये जो आज गुहार लगा रहा है, कई बार आता है कि पहले भी कह चुके हैं बात, इसमें कोई शक नहीं। और ये मुहाजिरों को आज की तारीख में भी कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी सेकेंड रेट सिटीजन माना जाता है। और आज की तारीख में अगर वो देखे, जो बिहारी बांग्लादेश में हैं, उनको भी आज तक नागरिकता नहीं दी इन्होंने। तो ये जो मुहाजिर जो हैं, जो यूपी से और बिहार से गए हुए हैं, उनकी आज तक सौतेला व्यवहार हो रहा है, टोटल सौतेला व्यवहार, सेकेंड रेट। अब आपको एक और अहम खबर दे रहा हूं मैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ बड़ी बातें कही हैं, और चीन और अमेरिका का क्या रोल रहा इस ऑपरेशन सिंदूर में, भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच, उसको लेकर के पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने बोला है। जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि भारत पाक तनाव के पीछे चीन की भी भूमिका थी, इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो चीन के दिए हुए हैं, दोनों देशों की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि
चीन ने कितनी मदद की होगी, तो उन्होंने साफ साफ इस लड़ाई में चीन ने पाकिस्तान की मदद की, इसको कह दिया है। पाकिस्तान के पास कई हथियार प्रणालियां चीन से मिली हुई हैं और दोनों देश बहुत करीबी हैं, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब अमेरिका की बात, अमेरिका को लेकर जयशंकर से सीधा सीधा ये पूछा गया कि मध्यस्थता क्या ट्रंप ने करवाई थी और क्या आप ट्रंप को धन्यवाद देना चाहेंगे, तो जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि फायरिंग रोकने का निर्णय दोनों पक्षों की, मतलब भारत पाकिस्तान की सेना के कमांडरों के बीच सीधी बातचीत के बाद हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख एयर बेसेस को बर्बाद किया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम निष्प्रभावी बना दिया, उसको वो ऑपरेशनल नहीं रह गया था। और इतनी जब मार पड़ी, इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से फायरिंग रोकने की गुजारिश की थी और भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान झुकने को मजबूर हुआ था। तो मुझे अगर धन्यवाद देना होगा तो मैं किसको दूंगा? मैं इंडियन मिलिट्री को धन्यवाद दूंगा, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब इससे ज्यादा अन्य क्या कहेगा भाई? उन्होंने कहा चाइना का रोल था, पूछा गया, हाँ था। अमेरिका ने कोई मदद की, आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जंग रुक गई, उन्होंने कहा मैं भारत की मिलिट्री को धन्यवाद दूंगा और किसी को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर चाइना का रोल कहे तो 81 से 82% के करीब जो इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास है वो चीन से आती है। और साथ में जो उन्होंने PL-15 मिसाइल की सप्लाई एकदम युद्ध ऑपरेशन शुरू होने से पहले की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई ड्रोन्स हैं, उसके ऑपरेशन में भी चीन मदद करता है, चाहे वो कायहोंग हो या विंगलुंग 2 ड्रोन्स हो। अब इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अमेरिका के मध्यस्थता के बारे में बात कही, बिल्कुल सही थी। पाकिस्तान के DGMO ने ही हमारे DGMO को रिंग किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत कभी भी किसी स्टेज में मध्यस्थता नहीं चाहता। लेकिन चीन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 12 मई 2025 को चीन ने एक पब्लिश की है व्हाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू ईरा। ये एक नया उनका व्हाइट पेपर आया है। इसमें वो 2 जगह फोकस कर रहा है। एक तो जगह वो फोकस कर रहा है कि जो उनकी CCP है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका कंट्रोल उसकी आर्म्ड फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी पे। और दूसरी चीज जो मैसेज वो दे रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को एक साथ बांध रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन तीसरी चीज जो उसमें से इमर्ज कर रही है कि पहली बारी एक ऐसी इनसिक्योरिटी दिख रही है चीन के अंदर, क्योंकि चीन अब चाहता है कि जो वेस्टर्न नेशंस उसके डिफरेंसेस है भारत के साथ और दूसरे जो देशों के साथ डिफरेंसेस है, उनका इस्तेमाल कर रहा है वेस्टर्न फोर्सेस। ये चीन अब एक्यूज कर रहा है वेस्टर्न फोर्सेस को। ये आर्टिकल एक इन्होंने लिखा है विजय गोखले जी ने, जो हमारे वहां पर एम्बेसडर रहे थे, उन्होंने वही उसमें भी उन्होंने ये सारी बातें की। और उसमें एक बात ये भी कही है कि इस वक्त कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है चीन का जिसके साथ उसने झगड़ा नहीं किया हो, बाउंड्री डिस्प्यूट किया हुआ है, कभी मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट किया हुआ है कुछ देशों के साथ। तो अब चीन के अंदर ये बात होने लगी है कि भाई इसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। अगर हमारे हर बिल्कुल यही चीज पे मैं आना चाहता था कि अब अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, तो इस समय वो भारत से ज्यादा पंगा नहीं लेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल। अब बैल साहब, आपका ध्यान में एक मैप की तरफ ले जाऊंगा, कुछ और मैप नहीं, एक सैटेलाइट इमेज है। दरअसल भारत से जो ये 4 दिन की जंग हुई, पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी है और पाकिस्तान में ने इसकी कितनी कीमत चुकाई है, एक और तस्वीर इसकी सामने आ गई है। ये इनके मुरीद एयरबेस की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज है। मुरीद चकवाल पंजाब में पड़ता है, वहां इनका एक एयरबेस है। अब ऐसा लग रहा है जो नई तस्वीर आई है कि ये भी बड़ा खास इनके लिए है, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी हैं। बड़ी पिक्चर आपके सामने है। और वो जो अंडरग्राउंड जो भी अंदर फैसिलिटी है, क्योंकि ऊपर से जमीन जब पक्की की जाती है, सीमेंट वगैरह जमीन के ऊपर लगाया जाता है, तो उससे ऊपर से देखने से अंदाजा हो जाता है कि इसके नीचे कुछ बना हुआ है, मतलब अंडरग्राउंड कुछ है। और वो उनकी कोई हथियार रखने की जगह हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, उस पर हम क्या कयास लगाएं। और उससे ठीक 30 मीटर दूर एक गड्ढा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर चौड़ाई का एक बड़ा सा गड्ढा, क्रेटर जो है, वो इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से दूरी पर हुआ है। अब इसके बारे में और कोई औपचारिक बात तो नहीं है, लेकिन चर्चा ये चल रही है इस तस्वीर के माध्यम से कि भारत ने मुरीद एयरबेस में भी इनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड सिस्टम के करीब 30 मीटर दूर मिसाइल मारी। अब ये सिग्नल देने के लिए था क्या कि हमें मालूम है तुमने यहाँ अंडरग्राउंड क्या रखा हुआ है और हम उसके पास पहुंच करके मिसाइल गिरा सकते हैं? क्या लगता है आपको ये क्रेटर देख करके पहले मिसाइल का हो सकता है? जी बिल्कुल सही आपने। आप इधर आ सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। 2-3 चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो मुरीद 150 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर के साथ।
तो ये बीच का टियर का बेस आ जाता है। इसके अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स रखे जाते हैं। और दूसरी बात आती है कि इसमें इन्होंने 2-3 जगह पे अटैक किया था, इनको बिल्डिंग्स पे अटैक किया था। और एक जो वेपन सिस्टम यहां पे इस्तेमाल हुए, ये बॉम्ब की भी हो सकती है, मिसाइल की भी हो सकती है। यहां से अभी हमारा ये पता लगाना लेकिन कोई वेपन गिरा है वहां पे एक वेपन गिराया गया। लेकिन दो चीजें जो मैं बता रहा था कि जो बिल्डिंग्स पे अटैक हुए थे, इनको मत देखिए, यहां पे तो पेन्स है, यहां पे तो जहाज भी रख सकते हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स रख सकते हैं। लेकिन जो चीज उन्होंने अटैक की वो ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूएवीज का अटैक किया था बिल्डिंग्स पे, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। और ये वाला जो अटैक किया है, जो यहां पे आप बात कर रहे हैं, इसके आसपास का अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। जब भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है तो वो कम से कम 30 से 40 मीटर अंदर स्प्रेड करता है। ये नहीं है कि वो एक ही जगह पे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज, अगर इस पे हिट करते हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेटेजिक वेपन्स हो तो हम कभी भी उसको हिट नहीं करेंगे, उसके पास मैसेज देने के लिए हम हिट कर सकते हैं। नहीं, इसमें दूसरी चीज, आप बताइए। दूसरी चीज अहम ये आ जाती है कि अगर वो बॉम्ब्स उनका नॉर्मल एम्युनिशन डिपो होता, जो एयर बेसेस में होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। उसका एक ब्लास्ट टाइप ऑफ इफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लास्ट वॉल टाइप होती है, और उसके अंदर अंडरग्राउंड वो एम्युनिशन डिपो बनाया जाता है। तो ये ब्लास्ट वॉल नहीं दिख रहा मुझे। तो इसका यह मतलब है कि यहां पे ऐसे वेपन्स हैं जो पाकिस्तान स्टोर करके हिडन रखना चाहता था, जो भारत को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हमने उसके पास हिट किया है। तो ये क्या मतलब हो सकता है सर इसके नजदीक अटैक हमला करने का? बिल्कुल, देखिए ऐसा कि अगर आप पहले देखें जहाँ एंट्रेंस लिखे हुए हैं दोनों, उन दोनों एंट्रेंस के सामने एक अर्थवर्क है। वो पूरा मिट्टी का पूरा वो अर्थवर्क होता है, जैसे हम फायरिंग रेंज में बनाते हैं, स्टॉप बट बनाते हैं। आप भी दिखा सकते हैं सर, जरा क्लियर हो जाएगा। और जी आप ये देखिएगा, ये एंट्रेंस है, ये अर्थवर्क है, ये इधर भी है और इसके आगे वाले पे भी है। इसका मतलब ये है कि वो जो अर्थवर्क किया गया उसकी एंट्रेंस के गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कोई भी धमाका एक्सप्लोजन हो तो इसका गेट इफेक्ट ना हो। अगर गेट बंद हो जाएगा किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी का, तो उधर से अंदर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, या बाहर से अंदर। ये क्लियर आपको भी दिख रहा है कि ये अंडरग्राउंड कुछ है और उसकी एंट्री भी दिख रही है, और इसके अंदर जो भी रखा होगा 100% कोई स्ट्रेटजिक एसेट होगा, किसी भी नेचर का हो वो, और वो जरूर इनको बहुत बड़ी मार पड़ी होगी इसमें, जो अभी खुल के नहीं आएंगे वो बाहर। ये पक्का उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। चलिए, तो अब तो मतलब प्रमाण आना भी रुक नहीं रहा है, नए नए सबूत आ रहे हैं। अब यही सबक है पाकिस्तान का, और लगातार अब कल एक भारत के यहाँ सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज भी होगी, जैसा हमने आपको बताया। तो भारत हर लिहाज से तैयार है। ये पाकिस्तान को देखना है कि वो अब भारत से आगे कैसे रिश्ते चाहता है।